दूसरे को किसी ना किसी तरह वर्ल्ड में नीचे दिखा दें। जहां इजराइल खुद इस डर में है कि ईरान कभी उस पर परमाणु बम ना फोड़ दे, वहीं ईरान इस डर में है कि कहीं उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही जहां पर वो है वहीं इजराइल बर्बाद ना कर दे। इन दोनों के बीच आफ्टर ऑल दुश्मनी क्या है, आज का सेशन इस विषय पर है। आफ्टर ऑल ऐसा क्या है कि नेतन्याहू और अयातुल्लाह खमेनी एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, और ये नफरत जब आप इतिहास के झरोकों में तलाशते हैं तो पता चलता है कि कभी ऐसा हाल भी था कि इजराइल और ईरान एक दूसरे की आधी कटी रोटी खाया करते थे, बढ़िया मित्र हुआ करते थे। ये मित्रता शत्रुता में कैसे बदली, आज के सेशन में पूरा डिटेल आपको इतिहास का देने जा रहे हैं। यह सेशन करंट परिप्रेक्ष्य से केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स से हमले जारी हैं, और इन हमलों के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, फिलहाल फिर से ये तस्वीरें आई हैं। इसलिए मन में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड मैप में इतना दूर बैठे दो देश, जिनके बीच में ऑलरेडी दो देश सीरिया और इराक जैसे देश हों, ये एक दूसरे से इतना दूरी से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं। जनरली दुनिया ने जितने भी संघर्ष देखे हैं वो बॉर्डर पार के देखे हैं, फिर चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान देखा हो, ये जनरली बॉर्डर के इर्द गिर्द रहे दुश्मनी है। कोई देश इतना कोसों दूर भी दूसरे से दुश्मनी कैसे रख सकता है कि उस दुश्मनी के लिए अपने अंदर भरे डर से वो उसे खत्म करने के लिए मिसाइलें भी दाग देता है। इस जानकारी को आज हम डिटेल से आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक जानकारी आपसे साझा करनी है। साथियों, कल फादर्स डे है, और ऐसे में सामान्यतया हम अपने पिताजी का जो भी अपने जीवन में महत्व है उन्हें वो रिकॉग्नाइज करना या फिर उन्हें यह एहसास दिलाना कि हम मानते हैं कि आपका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि कल सुबह जब आप उठें तो आप अपने पिताजी का चरण स्पर्श करें। आप में से बहुत सारे साथी इस बात से संभवतया वास्ता ना रखते हो कि सर हम तो पिताजी को हर दिन मानते हैं, हर दिन चरण छूते हैं, एक दिन क्या खास हो जाएगा। एक दिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे त्योहार एक दिन होता है, एक दिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे जन्मदिन होता है। एक दिन अपने पिताजी को यह एहसास दिलाने के लिए कि आपका मेरे जीवन में क्या महत्व है, अगर हो सके तो कल के दिन का उपयोग कीजिएगा। उन्हें दो पल बैठ करके बताइएगा कि आप किस तरह मायने रखते हैं। इसी के साथ ही हम आपको एक और की जानकारी पूरे इतिहास से निकालकर आज तक की पूरी कहानी आपको बतानी है। इस इतिहास से लेकर आज तक की कहानी में करंट में आपको पहले मैप समझना होगा, और फिर उस मैप से लेकर हम आपको यहां तक लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने भारत का मैप अगर विजिबल है तो उसे एक बार देख लें। और यह भारत के मैप से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं, मैप में दिशाएं कुछ इस तरह से ट्रेवल होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो भारत से जब आप वेस्ट में चलते हैं तो यहां से आप फारस की खाड़ी पहुंचते हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर पर ईरान है, तो दक्षिण पर यूएई, सऊदी अरब जैसे ये गल्फ कंट्रीज हैं। आप और जब थोड़ा आगे चलते हैं तो अंत में मेडिटेरेनियन सी पाते हैं, और मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा हुआ ये देश इजराइल पाते हैं। इजराइल यहां बसा है, ईरान यहां बसा है, और दोनों में दुश्मनी इतनी कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ लेबनान को हथियार में इस्तेमाल किया, फिलिस्तीन का एक छोटा हिस्सा गाजा पट्टी को इस्तेमाल किया, यमन का इस्तेमाल किया। जहां तहां ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह मोमेंटम बनाए रखा है। इसीलिए आज यह प्रश्न बहुत कीमती हो जाता है कि आफ्टर ऑल ईरान को इतनी चिढ़ क्या है इजराइल से। तो आइए उस चिढ़ को थोड़ा समझना शुरुआत करते हैं। साथियों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा, और उस इतिहास के झरोकों में तीन समझौतों की चर्चा करनी होगी। मैं आपको इतिहास में लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा विश्व युद्ध का काल बता देता हूं। साथियों, समय था 1914 से 18 के बीच का, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इन्वॉल्व थी। और उस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इटली ये सब एक साथ होकर युद्ध लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे यह जानना बहुत जरूरी है। युद्ध लड़ा जा रहा था जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। जर्मनी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमन एम्पायर को उस समय तुर्क साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। आज का तुर्की उसका शायद 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तक विस्तृत था ऐसा ऑटोमन एम्पायर, जिसका इतिहास लगभग 600 साल से पुराना हो। इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो ऑटोमन, जर्मन, हंगरी, ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया ये सब एक साथ खड़े हैं, और इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस एक साथ खड़े हैं, और अमेरिका भी उन्हीं के साथ खड़ा है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है।
इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा महत्व है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में वो धड़ा बनकर बैठे थे जिस धड़े को दुनिया पर राज करने की आदत थी, और राज करने में ब्रिटिशर्स के बारे में कहा जाता था कि ये इतने शक्ति संपन्न थे कि दुनिया में सूरज जहां एक और उगता था, वहां से सूरज जहां छुपता था, वहां तक इनका शासन होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने राज करने की एक अद्भुत कला सीखी हुई थी, उसका नाम था फूट डालो राज करो नीति। फूट डालो राज करो में ये अक्सर ये तरीका ढूंढ ही लेते थे कि किस देश की कहां नब्ज दबाई जा सकती है, किस तरह से समझौते किए जा सकते हैं, और किस तरह से किसी देश के भीतर ही संघर्ष पैदा किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 3 ऐसे ही समझौते हुए जिसने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बदल दिए। उन 3 समझौतों में से एक का नाम है साइख-पिकॉट समझौता, दूसरे का नाम है ब्रिटिश एम्पायर और हैशमाइट परिवार। ऐसे ही जो इराक वाला हिस्सा है, इस पर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा। इस प्रकार से इस क्षेत्र को बांट दिया गया और कहा बाकी देशों को अपनी मर्जी से रूस और इटली के बीच बांट दिया जाएगा, हमें बस इतना ही मतलब है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या था? भाई विजेताओं ने अपने लिए पहले ही ट्रॉफी डिसाइड की हुई थी, यही उनका मोटिवेशन था। ये पहले पूरा साम्राज्य जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमन के अधीन हुआ करता था। तय हो गया कि जीतेंगे तब ऐसे बांट लेंगे। डिसाइड हुआ किस किस तरह से कौन से क्षेत्र किसके पास चले जाएंगे, जो मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से दिखाए। हालांकि इस विषय पर ब्रिटिशर्स की मत भिन्नता थी। उनमें से एक ब्रिटिशर ब्रिगेडियर हुआ करते थे, वो कहते थे, जिनका नाम था जॉर्ज मैकडोनाल्ड, वो कहते थे कि भैया पहले आप भालू को मार तो लो, आप लोगों ने पहले ही खाल कौन लेगा नाखून कौन लेगा ये डिसाइड कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज में कामयाब हुए, विजेता बने प्रथम विश्व युद्ध के, और उन्होंने आगे जो किया उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसी बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट था, क्योंकि ऑटोमन के खिलाफ ये लड़ रहे थे तो ऑटोमन को कमजोर करने के लिए ये क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे। अब दूसरी प्लानिंग देखिए। प्लानिंग थी हैशमाइट परिवार, जो आज जॉर्डन के जो किंग हैं, उन लोगों के साथ ब्रिटेन ने एक गुपचुप तरीके से समझौता किया और कहा कि अगर आप आज जो ऑटोमन एम्पायर जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसके खिलाफ बवाल कर देते हैं, उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो हम जब जीतेंगे तो आपको एक बड़ा हिस्सा देंगे। इस तरह से हैशमाइट परिवार के साथ ब्रिटिश अफसर सर हेनरी मैकमोहन ने एक समझौता कर लिया, और तय हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो आने वाले समय में ऑटोमन का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को भी देगा। ये जो हैशमाइट फैमिली है ये मुस्लिम परिवार थे, और इनको कहा गया था कि अरब वर्ल्ड में आपका बड़ा हिस्सा होगा। आज जो जॉर्डन की रॉयल फैमिली है वो इसी हैशमाइट परिवार से आती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आज जो है ये अब्दुल्ला जो किंग ऑफ जॉर्डन है, आज भी ये हैशमाइट परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में 1916 के अंदर ये हैशमाइट समझौता ही था जिसने अरब वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया, और रिबेल आया, एक तरह की क्रांति आई, और वो क्रांति ऑटोमन्स के खिलाफ आई। और ऑटोमन्स के खिलाफ जो क्रांति थी इसने ब्रिटिशर्स की बड़ी मदद की, क्योंकि उधर से वो युद्ध लड़ रहे थे और इधर से आंतरिक संघर्ष शुरू हो चुका था। तो इस आंतरिक संघर्ष के चलते ऑटोमन कमजोर पड़ने लगा। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण समझौते पर, जिसका नाम है द बैलफोर डिक्लेरेशन। इसे आपको गहनता से समझना होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन किस तरफ था। मैंने कहा ऑटोमन एम्पायर के साथ जर्मनी था, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हुआ करते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और अमेरिका एक साथ थे। अच्छा, हुआ यह कि जर्मनी के अंदर यहूदी लोग थे और वो जियोनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। मूवमेंट था कि उनको उनके लिए एक अलग देश चाहिए। यहूदियों के द्वारा एक प्रकार का मूवमेंट बना हुआ था उस दौर में कि अगर हमें आप अलग क्षेत्र देते हैं तो हम अलग तरह से खुश रह सकते हैं, जर्मनी में हम खुश नहीं हैं। जर्मनी के अलावा भी जहां तहां यहूदी थे वो अपने लिए एक देश चाहते थे कि उनके पास एक देश हो। ब्रिटेन ने इन्हीं जियोनिस्ट मूवमेंट में लिप्त जो यहूदी थे इन्हें मोटिवेशन दे दिया और कहा कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में ही जर्मनी में साथ ना दें तो मैं युद्ध जीतने के बाद यहूदियों को एक नया देश दे दूंगा, और वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर फिलिस्तीन नाम का देश होगा। ये एग्रीमेंट रचा गया था उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया यहूदियों के साथ, और ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को ये मोटिवेशन दे दिया कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के भविष्य में कुछ इस तरह का एग्रीमेंट करेंगे कि आप लोगों को एक अलग देश पूरी तरह से मिल जाएगा। अब इस पूरे समय पर यहूदी विचारक थे जो यहूदियों को बसाने को लेकर मूवमेंट चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से इनको एक एग्रीमेंट टिका दिया कि आप अगर बनकर आते हैं तो हम आपको इस तरह से कुछ चीज दे देंगे। इसे बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अब साहब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यहीं से शुरू होती है। जर्मनी
प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध हारते ही उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि हम युद्ध क्यों हारे। और युद्ध हारने का जब वजह ढूंढी जाती है तो आंसर निकल कर आता है, हमारे ही देश के यहूदियों ने हमको मदद नहीं की। अगर यहूदियों ने हमें मदद नहीं की, यह सेंटिमेंट जर्मन्स के बीच में बहुत तेजी से उभरता है। और जर्मन्स के बीच उभरे इस तेजी से रिबेल ने यहूदियों के खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा कर दिया होता है। प्रथम विश्व युद्ध में हारा जर्मनी अपने अंदर एक रिबेल लेकर के खड़ा हो रहा होता है। इसी समय हिटलर निकल कर आता है। यह हिटलर ही था जो यहूदियों के खिलाफ पूरी तरह से होलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम देता है। यहूदियों के खिलाफ मैसेकर करने निकल पड़ता है कि ये लोग हमारे देश में होकर हमारा साथ नहीं दिए। यह ब्रिटिशर्स की चाल थी ताकि जर्मनी को कमजोर किया जा सके। यहूदियों के भीतर उनकी इस मांग को हवा देना जिस ब्रिटेन ने किया, वही आगे चलकर दुनिया में आज के युद्ध का कारण बना। मेरे प्यारे साथियों, यहूदी इस युद्ध में जीते ब्रिटेन से यह उम्मीद करने लगे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा, उन्हें फिलिस्तीन नामक देश दे दिया जाएगा। यहूदी इससे में आने लगी कि किस तरह ईरान में बैठाया हुआ एक पपेट राजा, जैसे आज सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर कल को आकर के कोई भी आइलैंड अमेरिका को पकड़ा दें, तो जो छात्र अभी शेख हसीना के खिलाफ थे वो धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ होने लगेंगे। उन्हें लगने लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, मतलब ये तो कुछ और निकल कर आ गया है। ऐसे में उस समय पर ईरान के अंदर शाह रजा पहलवी के खिलाफ एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। उस मोमेंटम को अमेरिका ने शुरुआत में लाइटली लिया। इजराइल ने कहा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और उस समय रुहुल्लाह खुमैनी नाम का एक व्यक्ति एक लीडर के रूप में निकलकर आया। रुहुल्लाह खुमैनी के साथ अयातुल्लाह खमेनेई भी था, जो आज का सुप्रीम लीडर है। तो ईरान के दो नेता हैं, रुहुल्लाह खुमैनी और अयातुल्लाह खमेनेई। ये दोनों ही सीनियर और जूनियर फेलो, मित्र कहिए या जो भी आप कहिए, कि ये इस्लामिक लीडर्स थे। ये निकलकर आना शुरू हुए और लोगों को बताना शुरू किए कि कैसे अमेरिका ने ईरान के कल्चर को खत्म कर दिया है, कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को अपने उपयोग में ले लिया है। ईरान के ही संसाधनों से इजराइल और अमेरिका अब पल रहे हैं। यह बात इन्होंने जनता के दिमाग में बिठाना शुरू किया। 1979 आते आते यहां की सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट हो जाता है और इस रिवॉल्ट में यहां के राजा को भागना पड़ता है। खुमैनी और खमेनेई दोनों पावर में आ जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथ के साथ आते हैं। ऐसा कट्टरपंथ जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था, लेकिन जो ईरान के लोगों में कल्चर आ चुका था उसके भी खिलाफ था। यानी खुलापन पूरी तरह खत्म होने लगा, बुर्का फिर से आने लगा, इस्लामिक कट्टरपंथ फिर से आने लगा, मुसलमानों में शिया धर्म को लेकर के, शिया सेक्ट को लेकर के फिर से एक तेजी से विश्वास बनने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन दोनों के बीच में एक इस तरह का एग्रीमेंट था जिसे प्रोजेक्ट फ्लावर नाम दिया गया था, जिसमें दोनों लोग मिलकर के मिलिट्री डेवलप किया करते थे। इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉपर तरीके से वेपन बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे प्रोजेक्ट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है कि $280 मिलियन का बकायदा ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई किया था ताकि उसके बदले इन्हें वेपन मिल सके। इतना ही नहीं, जैसे इजराइल के अंदर खुफिया एजेंसी मोसाद है या फिर अमेरिका CIA लेकर चलता है, रजा पहलवी को ऐसे ही सावक नाम से एक स्पेशल खुफिया पुलिस बनाकर दी गई थी। इजराइल की तर्ज पर ही ईरान के अंदर सावक नाम से यह भी इजराइल ने ही बनाकर दी थी। लेकिन लोगों को यह बात रास नहीं आई और लोगों ने रजा पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, सड़कों पर उतरना शुरू हुए। और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर लीडर थे खुमैनी और खमेनेई। ये दोनों ही लीडर्स इस पूरे प्रोटेस्ट के चेहरे थे जो आज भी हैं। खुमैनी अब नहीं है, खमेनेई आज भी हैं। खुमैनी 10 साल तक रहे, 10 साल तक सुप्रीम लीडर रहे। उनके जाने के बाद खमेनेई 35 साल से सुप्रीम लीडर बनकर ईरान को लीड कर रहे हैं। जैसे ही शुरुआत यहां पर अंत हुआ, मैंने इस पर आपको प्रॉपर बताया भी था। एक और कहानी है यहां पर, मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि ईरान और इजराइल के मित्रता में एक और पलड़ा आया था और वो ये था कि ईरान जब इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उस समय पर भी इजराइल ने ईरान को वेपन दिए थे इराक के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारा एक और चैनल है, उस पर काफी टाइम से वीडियोस नहीं डल रहे हैं, डालेंगे इस पर भी, अंकित अवस्थी ऑफिशियल के नाम से है। इस पर मैंने एक दिन एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि कैसे सद्दाम हुसैन अमेरिका द्वारा मारा गया था। उसमें मैंने ये पूरी कहानी सुनाई थी, आप जाकर सुन लीजिएगा। एक अलग कहानी है इराक और अमेरिका की दुश्मनी की। लेकिन हां, इस कहानी से आप यह अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि इराक और ईरान को लड़ाने में इजरायली वेपन्स ने किस तरह ईरान का साथ दिया था। और यह बात बाद में निकल करके भी आई थी कि ईरान को
को $500 मिलियन के हथियार इजराइल ने बेचे थे। यह ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर है, उसने इस बात को बाहर निकाला था कि जिस समय यह संघर्ष चल रहा था उस समय इजराइल इन लोगों को वेपन बेच रहा था, ईरान को वेपन बेच करके इराक के खिलाफ लड़वा रहा था। तो इजराइल हमेशा से ही वेपन का सप्लायर रहा और ईरान को सप्लाई देते हुए इराक के खिलाफ खूब लड़वाया। लेकिन जब ईरान के अंदर यह धर्म शासित शासन हुआ और इस धर्म शासित शासन ने ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहकर संबोधित करना शुरू किया और अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर संबोधित करना शुरू किया, तब से यह खुलकर समझ में आने लगा कि ईरान अब वो वाला ईरान वापस बनेगा जो डे वन से ही इजराइल को स्वीकार नहीं करता। ये वही वाला ईरान वापस आएगा जिसने कभी फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री स्वीकार नहीं की थी। यही कारण है कि खुमैनी हो या खैमनेई ये इजराइल को स्वीकार ही नहीं करते एज ए कंट्री और उसके अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं मानते। इनका मानना है कि फिलिस्तीन में यहूदियों को जबरन घुसाया गया था, लेकिन यहूदियों का अपना मत है। उनका कहना है कि हमें बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू फिलिस्तीन दिया गया था, हम यहां नहीं आए, हमें ब्रिटिशर्स ने यहां बसाया था। क्या ब्रिटिशर्स का फैसला मानने योग्य था? तो जवाब हाँ में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान को भी ब्रिटिशर्स ही बांट कर गए थे। दुनिया में जितने भी देश या विवाद हैं उनके पीछे ब्रिटिशर्स खड़े हैं। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन करके फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने का जो साहस था वो ब्रिटिशर्स का था, वो कर चले गए। अब यहूदियों के खिलाफ ईरान के मन में जितने भी द्वेष हैं वो होने असल में ब्रिटेन के खिलाफ चाहिए, लेकिन निशाना इजराइल को बनाया जाता है। इजराइल आज इस बात से चिंतित रहता है कि ये मेरे बारे में सब जानते हैं। कौन सब जानते हैं? ईरान वाले स्ट्रेटजी जानते हैं, क्योंकि मित्र जब थे तो तरीके पता थे। ऐसे में ये हमारे खिलाफ कभी भी हमलावर हो सकते हैं। मिसाइल बनाने की तकनीक सब ईरानियंस को पता है। सारे के सारे लोग जो ईरान में सेना के लोग हैं जिन्हें कभी इजराइल ने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन खुमैनी और खैमनेई ये पूरी तरह से सेना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए। ऐसे में इजराइल का डर इस बात का है कि कहीं उसी के सिखाई ट्रिक से ईरान इजराइल को मात ना दे दे। आज के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इजराइल वेपन बनाना जानता है, लेकिन बनाए हुए वेपन की ट्रेनिंग वो ईरान को ऑलरेडी कईयों साल तक, लगभग 2500 साल तक दे चुका है। ऐसे में कहीं उसी की विधा से उसी का नुकसान ना हो जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ऐतिहासिकता से यह तो पता चला होगा कि दोनों के बीच आफ्टर ऑल कलेश क्या है। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर साझा करिएगा। आप इस बात से क्या समझे और